हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीएसआर नेट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और आईएफएस आपके साथ स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहा है। आज अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निखिल फ्रॉम यूपी, जिन्होंने इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे स्कोर से क्रैक किया है। सो हेलो निखिल, गुड आफ्टरनून। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। सो एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना हमारे व्यूवर्स के लिए। मेरा नाम निखिल त्रिपाठी है और मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एनालिटिकल केमिस्ट्री में कंप्लीट किया है, जो कि 2024 में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैंने जून में अपना CSIR का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा AIR 41 आया था, लेकिन उसमें मेरा JRF नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने अपना दिसंबर में अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरा AIR 78 के साथ JRF कंप्लीट हुआ। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस निखिल। थैंक यू सो मच मैम। सो निखिल, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, किसने इंस्पायर्ड किया आपको ये एग्जाम देने के लिए। मैम, जैसा कि सबको पता ही है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमें नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। सो जो मेरा मेन मोटिव था कि कैसे भी करके मुझे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक अपना जो है नेट को क्लियर करना है। तो उसी के हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो जैसे ही मेरा जून 2024 में प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ था, और उसी समय जो है प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद जो नेट का एग्ज़ाम है, 1 महीने का डिले भी हो गया था। तो वो जो 1 महीने का डिले था, क्योंकि BHU में जो सेमेस्टर एग्ज़ाम चलते हैं, उस सेमेस्टर एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा-सा तैयारी नहीं हो पाती है। और उसके बाद जो मैंने कंप्लीट अपना जो 1 महीने का समय मिला, उस समय में तैयारी करके मैंने नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश की, जिसमें मेरा नेट तो क्लियर हो गया था, बट एक मन में थोड़ा-सा रह गया था कि कहीं न कहीं JRF हो जाता तो बेटर रहता है। तो उसके बाद मैंने अपना तैयारी स्टार्ट किया था, जिसमें उस समय मैं जॉब भी करता था, तो जॉब में बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद मैंने जॉब मेरा क्विट किया था, मतलब अपना जॉब छोड़ के फिर मुझे एक महीने का समय मिला था, क्योंकि जॉब मैंने क्विट किया था अपना जनवरी में। और फिर मैं अपना एग्ज़ाम हुआ था, तो फिर मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और उसमें जो है मेरा क्लियर हो गया JRF। ओके, सो आपने मतलब प्रिपरेशन एग्जैक्टली स्टार्ट कब किया था। प्रिपरेशन मैंने अपना जो एक्चुअल में स्टार्ट किया था वो मैंने अपना जून से किया था। जून 2024 में मैंने प्रिपरेशन किया था। कंप्लीट सिलेबस मैंने कंप्लीट किया था। और इसमें राजीव अभ्यंकर सर की एक जो PYQ था वो मैंने परचेज किया था, जिसको मैंने कम्प्लीटली वो सॉल्व किया था। वो बहुत हेल्पफुल था, एंड उसमें ऐसा था कि जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए थे वो कंपेरेटिवली कहीं सबसे ज़्यादा बेटर थे जितने ओके। भी मैंने उसको सॉल्व किए थे। तो उसके बाद मैंने PYQ के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना स्टार्ट किया। और फिर मैंने उसके बाद जो अपना प्रिपरेशन था, क्योंकि बीच में जॉब की वजह से प्रिपरेशन हो नहीं पा रही थी, तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा PYQ जो बुक्स थी और इन सबको सॉल्व करता था, जिसकी वजह से फिर फाइनल में जब फिर मुझे 1 महीने का टाइम मिला दिसंबर वाले एग्ज़ाम में, तो मैंने उसमें पूरा रिवीजन करके और फाइनल अपना एग्ज़ाम दिया था। ओके, सो जैसे आपने हमें बताया कि आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है। सो पर्सनली आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में कौन सा मतलब बेटर लगता है आपके लिए, और कौन सा आपको थोड़ा प्रॉब्लम देता है। मैम, जो सबसे पहले मेरा जो प्रॉब्लम है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरुआत से ही इंटरेस्ट नहीं हो पाया था। कारण उसके पीछे था कि जो ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल्स होते थे वो मुझे पसंद नहीं थे। तो ओके। धीरे धीरे उससे रुचि हटती गई, और उसके बाद मेरा जो रुचि था वो एनालिटिकल में ही था। क्योंकि जो BHU है वो चारों जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को, वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। तो जिसमें आपकी रुचि है उसमें जा सकते हैं। तो जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो फिजिकल और एनालिटिकल मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन थे, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। और जो बात बची है इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा मतलब जो उसके प्रैक्टिकल्स होते थे, इन सब में कॉलम वगैरह कराते थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए ऑलरेडी वहां से मेरा रुचि हट गया, और ओवरऑल जो शिफ्ट हुआ था वो इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल पे ही था। ओके, सो आपको मतलब तीनों के कंपेयर में ऑर्गेनिक आपको थोड़ा दिक्कत देता है। यस मैम, लेकिन फिर भी एग्जाम के लिए मैंने ऑर्गेनिक में पूरा छोड़ा नहीं था। जैसे अपना स्टीरियो, जीओसी और बायोमोलिक्यूल्स, जो ऐसे चैप्टर्स होते हैं पेरीसाइक्लिक, जिनमें एक एसर्शन रीजन के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी, तो वो क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करके गया था। मैंने वो क्वेश्चंस पूरी तरह से अवॉइड कर दिए थे जिसमें प्रॉपर रीजन वगैरह यूज हो रहे थे। तो क्योंकि
CSIR में रिस्क लेने जैसा कोई काम अगर करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जी बिल्कुल। जैसे हमारे CSR नेट एग्जाम में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, बी, सी। तो आपको कौन से पार्ट में थोड़ा मतलब डिफिकल्टी लगा और कौन सा पार्ट आपके लिए ईज़ी था? मैम ऐसा अभी इस बार एग्जाम में कह पाना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन था, क्योंकि मैंने जो बस एक स्लॉट अपनाया था वो प्रॉब्लम जो है पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि मैंने किया था कि पार्ट सी को मैंने फिक्स करके रखा था कि इसको मैं 1.5 घंटे देने हैं कैसे भी करके। अब उस 1.5 घंटे में चाहे मुझे 2 बार उसको रिवीजन करके देना हो, 3 बार करके देना हो, तो वो मैंने दिया। और फिर बाकी बचे हुए 1 घंटे के लिए मैंने रखा था अपने पार्ट बी के लिए, और बाकी जो बचे हुए टाइम थे उसको पार्ट ए के लिए रखा था मैंने। तो जो पार्ट सी में था, मैंने पार्ट सी को फर्स्ट राउंड में किया तो करीब मेरे 15 क्वेश्चन जो है बन गए थे। ओके। उसके बाद जो 2 बार दोबारा और जो है तीसरी बार जो मैंने उसको किया, कंप्लीट किया, तो मैंने करीब 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैम उसमें। उसके ओके। बाद जो है पार्ट ए में, पार्ट बी में मैं जब किया था, तो पार्ट बी में भी मैंने प्रॉपर पूरे क्वेश्चंस करने की कोशिश नहीं की थी, मुझे जितने आ रहे थे उतने ही करने की कोशिश किया था। एंड उसके बाद पार्ट सी में थोड़ा सा समय का अभाव भी हो गया था और जल्दबाजी में बहुत अच्छे स्कोर्स उसमें नहीं उठ पाए थे। तो बट ओवरऑल जो पार्ट सी था वो ऑलरेडी डोमिनेटिंग होता है, तो पार्ट सी में डोमिनेट होने की वजह से फाइनली क्लियर हो पाया था। ओके। एंड अकॉर्डिंग टू यू मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के आपने एक्सपेक्ट किया था जो, उस हिसाब से इस बार का पेपर इजी था या डिफिकल्ट था? मैम इस बार का पेपर जो है जून के कंपेरेटिवली, जून 2024 में हुआ था उसके कंपेरेटिवली काफी इजी था, क्योंकि जो मुझे लगा था इस बार के पेपर में, वो पेपर अगर देखा जाए तो उसका जो पार्ट सी पैटर्न और पार्ट जो है अगर मिलाया जाए 2024 के पार्ट से, तो कंपेरेटिवली काफी इजी बैठे थे। क्योंकि अगर इसमें जो अगर बैचलर्स लेवल या फिर जेई के क्वेश्चंस हम इसमें एक्सपेक्ट जो है किए, एक्सपेक्ट तो नहीं किए थे, बट क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था थोड़ा सा असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी के, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल कर गया था, क्योंकि जेई के क्वेश्चंस इसमें आए थे। ओके, सो जेई के क्वेश्चंस भी आपको मिले हैं CSR नेट में? यस मैम, जेई मेंस के क्वेश्चंस आए थे। ओके। आपने जैसे बताया कि आपने प्रिपरेशन मतलब जब स्टार्ट किया आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन से ही किया था, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट किया था। सो अब हमारे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं प्रिपरेशन के लिए, कौन सी गलतियां हैं जिनको अवॉइड करें प्रिपरेशन के दौरान? मैम सबसे पहली चीज मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए सबके पास अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, सब अपने अकॉर्डिंग ही तैयारी करते हैं, बट जो मेन मैटर आता है वो हम एग्जाम हॉल में कैसा जो है परफॉर्म करते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे देखते हैं एग्जाम हॉल में। तो एग्जाम हॉल में हम मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने जो टाइम मैनेजमेंट है, ताकि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसको प्रॉपरली देखिए। कभी कभी होता ये है कि जो पार्ट ए में, कुछ लोग पार्ट ए में स्टार्ट करते हैं, पार्ट ए में ज्यादा टाइम दे देते हैं, तो उनको पार्ट बी और पार्ट सी तक नहीं पहुंच पाते हैं। जी। या फिर अगर आप पार्ट बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका इतना टाइम पार्ट बी में चला जाता है कि पार्ट सी जो डोमिनेटिंग होता है वहां नहीं पहुंच पाते हैं। और तीसरा चीज होता है, या तो अगर आप पार्ट सी स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्ट सी में 25 क्वेश्चन करने के लिए आप 2 घंटे दे देते हैं, जिसकी वजह से आपका बाकी के 2 पार्ट छूट जाते हैं। जी। तो इसमें जो सबसे मुख्य है वो है हमें टाइम मैनेजमेंट, जो कि पार्ट सी के लिए हमें सबसे ज्यादा देना होगा, फिर आता है पार्ट बी के लिए, और फिर आता है पार्ट ए के लिए। डेफिनेटली इस बार का पार्ट ए कंपेटिटिवली इजी था, जो कि मेरा छूट गया है। फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा, पार्ट ए है डोमिनेटिंग, आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसके बजाय जिस हम चीज कोर की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। और उसके लिए हम जैसे पार्ट सी के लिए हम दे सकते हैं करीब जो है 1.5 घंटा दे सकते हैं, 1 घंटा हम अपने पार्ट बी के लिए दे सकते हैं, पार्ट ए के लिए हम भी जो बचा हुआ आधे घंटे हैं उसमें हम पार्ट ए के लिए दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमें प्रिपरेशन के दौरान जो मेरा पिछली बार ना होने का रीजन बना था वो था पीवाईक्यू मैंने कम सॉल्व किया था, क्योंकि उस समय बस केवल मैं रिवीजन करके गया था और फाइनल मैंने वहां पे परफॉर्म किया था। तो लेकिन इस बार जो मैंने किया था कि रिवीजन तो होता था, रिवीजन मैं अपना डेली करता था थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अलावा जो मुझे समय मिलता था वो मैं बस पीवाईक्यू वगैरह देखता था, एनालिसिस करता था कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और गैप्स कहाँ पे बन रहे हैं मेरे। जैसे अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स को सॉल्व करने बैठा हूँ तो थर्मोडायनेमिक्स में मैं देख रहा हूँ कि एंट्रोपी वाले क्वेश्चंस पे मैं फंस रहा हूँ, तो एंट्रोपी वाले क्वेश्चंस पे पार्टिकुलरली एंट्रोपी वाले पार्ट को जो है फिल करने के लिए जो नॉलेज गैप है बस मैं वो कंप्लीट करता था। तो ऐसे ऐसे करके जितना कंप्लीट हो सका है वो मैंने कंप्लीट किया है। तो मैं भी यही कहूंगा कि अगर आप भी करना चाहते हैं
तो जो गैप्स बन रहे हैं पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपके जो गैप्स बन रहे हैं उसको कंप्लीट करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज पढ़ने को तो बहुत बड़ा सिलेबस है, और जी सीएसआईआर इतना बड़ा सिलेबस देता है कि बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, उसमें बस कंफ्यूजन होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सो आपने पीवाईक्यूज की हेल्प ली अपने प्रिपरेशन में। यस मैम। ओके। सो थैंक यू निखिल, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हमारे एस्पायरेंट्स को गाइड करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम, और मैं आईएफएस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ताकि मैं अपना थॉट, अपने जो है स्ट्रेटेजी को आपके सामने रख पाऊँ। और हालांकि मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आईएफएस में, क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा मैं पहले से ही आईएफएस से जुड़ा रहा हूँ, हमेशा से ही रहा हूँ। तो आईएफएस में जो इनकी टेस्ट सीरीज़ थी वो मुझे पर्सनली बहुत सही लगी थी, जिसको मैंने कंप्लीट किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं दिए, टेस्ट सीरीज़ मैंने दिया था। और सर का जो क्वेश्चन पेपर था, बुकलेट था, वो भी मैंने कंप्लीट किया था। सो थैंक यू सो मच। आईएफएस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, प्लेजर इज आवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।